6 months, I couldn't sleep. I couldn't sleep. I couldn't sleep. कि अपना खुद का नीड ड्रॉप कॉफी टेबल होने के बाद भी अपना नरेटर इतना सैड है, जबकि उसे लगा था ये बाय करने के बाद वो बड़ा ही खुश होगा। Can you please just give me something? तो इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर हम एज इन ह्यूमैनिटी 200 सालों से ढूंढ रहे। तो 200 साल पहले सब कुछ हैंडमेड बनता था। और जिसमें बहुत ही समय लगता था। तब एक इंसान को ख्याल आया कि क्या होगा अगर हम एक वर्कर को एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बोल देंगे। इससे चीजें बड़ी एफिशिएंट हो जाएंगी और हम चीजें मास प्रोड्यूस कर सकते। लेकिन जैसे जैसे फैक्ट्रीज बनती गई तब मैक्स वीबर ने एक वार्निंग दी कि इससे हम बहुत ही रैशनली सोचने लगेंगे। पहले सबकी एक यूनिक मेथड होती थी खुद का काम करने के लिए, लेकिन एफिशिएंसी के लिए सब एक स्टैंडर्ड मेथड यूज करने लगे। इससे काम में मीनिंग खत्म हो जाएगा और सोसाइटी बड़ी इंडिविजुअलिस्टिक बन जाएगी। पहले लोग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें खरीदते थे और उस प्रोडक्ट की वैल्यू उसके एक्सचेंज वैल्यू पर डिटरमाइन करते थे, ना कि सिर्फ डिमांड और सप्लाईज पर। लेकिन एफिशिएंसी ने सिर्फ यही चेंज नहीं किया कि चीजें कैसे बनती थी, उसने ये भी चेंज किया कि लोग चीजें कंज्यूम कैसे करते। जैसे सबने पहले सोचा कि अगर चीज मास प्रोड्यूस होगी तब लॉजिकली उसकी प्राइस कम होगी और लोग ये एक्स्ट्रा पैसों को बचाएंगे। लेकिन एक्चुअली में इसका उल्टा होता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। तब उस समय केरोसिन और वेजिटेबल ऑयल नहीं हुआ करता था, तो रात में एज अ लाइट सोर्स लोग वेल हंट कर उनका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते थे। The blubber is being cut up into smaller pieces, which will be fed into chutes leading to boilers in which the oil is extracted. जिसे जलाने पर कोई स्मोक भी नहीं होता था और उसकी कुछ स्मेल भी नहीं आती थी। लेकिन ये चीज बड़ी एक्सपेंसिव हुआ करती थी और हर घर में एक दो ही लैंटेन हुआ करती थी। लेकिन जब ये क्रूड ऑयल से केरोसिन एक्सट्रैक्ट होने लगा तब लोगों ने ये एक्स्ट्रा पैसे बचाए नहीं, बल्कि वो पर्सनल लैंटेन्स यूज करने लगे। और उसके बाद फिर लाइट बल्ब्स आए और उसके बाद एलईडी बल्ब्स। और हम देख ही सकते हैं कि हमारे पास इतने ज्यादा लाइट्स हो चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे। और इसी का रिसेंट एग्जांपल हम जियो के साथ भी देख सकते हैं। पहले हम पूरे मंथ में 1 GB यूज करते थे, अब डेली भी कम पड़ जाता है। और इसे हम जेवनुस पैराडॉक्स कहते हैं। इस एग्जांपल से हम देख सकते हैं कि ओवरऑल हमारा कंजम्पशन सिर्फ बढ़ते ही गया। एंड हियर कम्स द बिगेस्ट हेटर ऑफ द कैपिटलिज्म, कार्ल मार्क्स, जिनको ये सिस्टम थोड़ा भी पसंद नहीं आया। उन्होंने बताया कि प्री इंडस्ट्रियल एरा में अगर आपको शूज चाहिए होगा तो आप अपने पास वाले शू मेकर के पास जाकर उसे अपना पसंदीदा डिजाइन और साइज बताओगे और कुछ दिन के बाद वो आपके लिए एक कस्टम मेड शू देगा। लेकिन फैक्ट्रीज की वजह से ये ह्यूमन कनेक्शन ही खत्म हो जाता है और हम अब अपना कनेक्शन उस ऑब्जेक्ट्स के साथ बनाते हैं। और इसी को कार्ल मार्क्स ने कम्यूडिफिकेशन कहा, जहां हम ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ट्रीट करने लगे कि उनमें कोई मिस्टिकल पावर है जो हमें खुश कर देंगी और उसे बनाने वाले वर्कर्स को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगे। और इसके पहले विक्टिम बने रिच लोग। आई नो रिच और विक्टिम आयरॉनिक साउंड करते हैं। तो जो फैक्ट्रीज के मालिक थे उनके पास पैसे बहुत थे, लेकिन सोसाइटी में प्रतिष्ठा नहीं थी, क्योंकि तब सोसाइटी में दबदबा बनाने के लिए रील्स नहीं हुआ करती थी। हम तेरा सिस्टम ही खत्म कर देंगे और तू वकील बदलता रह जाएगा, हम तेरा मुकदमा ही खत्म कर देंगे। इन्हें ये क्लास कहा गया। तो अगर आज मेरे पास पैसे हो और मैं RTX 5090 ले लूं, तब एक नॉर्मल बंदा कभी नहीं सोचेगा कि इसमें एक बुलेट भी आ जाएगी। वैसे ही नॉर्मल लोग को एक्सपेंसिव लगे ऐसी चीजों में ये रिच लोग पैसे इन्वेस्ट करने लगे, जैसे बड़े बड़े मैंशन, सर्वेंट्स। और यही बिहेवियर टिकल डाउन करते करते मिडिल क्लास तक पहुंच गया, ट्रिगरिंग मॉडर्न कंज्यूमरिज्म। Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. और
और इस सोसाइटी में लोगों का गोल सिर्फ प्रोडक्ट्स बाय करना था, एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा गोल, उसके बाद दूसरा गोल। लेकिन लाइफ में मीनिंग खत्म हो गया और इसे ही अल्टीमेट रैशनलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारा नरेटर फील कर रहा है, जो कि रिजल्ट है दुनिया का जो सिर्फ एफिशिएंसी को वैल्यू करती और इसीलिए अपना नरेटर इनसोम्निया फील करता है डिस्कनेक्शन से। डिस्कनेक्शन जो आता है नया प्रोडक्ट बाय करने की एंटिसिपेशन से और उसके डिसअपॉइंटमेंट से कि शायद इसकी इतनी भी जरूरत नहीं थी। और ये बात नरेटर को भी पता है, इसलिए उसको सब कुछ कॉपी ऑफ कॉपी लगता है और उसका मीनिंग कॉपी से ऑथेंटिसिटी, जो कि वो कहीं भी फील नहीं करता। उसे कोई भी चीज ऑथेंटिक नहीं लगती और वो मॉकिंगली बोलता है कि अगर कोई भी कॉर्पोरेशन डीप स्पेस में कुछ ढूंढ ले तो वो उसको खुद का नाम दे देंगे। When deep space exploration ramps up, it'll be the corporations that name everything. The IBM Stellar Sphere, the Microsoft Galaxy. क्योंकि उसे लगता है कि कॉर्पोरेट को हर एम्प्टी स्पेस एज एड स्पेस दिखता है। अगर आपका हाथ एम्प्टी है तो उसमें वो फोन थमा देंगे और आप उसे यूज करते समय उसी की ऐड कर रहे हो और इस सारी चीज में आप खुद एक ऐड बन चुके हो। और जब वो इसका इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तब डॉक्टर उसे कहते तुम किसी पेन में नहीं हो, असली पेन में तो वो सपोर्ट ग्रुप वाले होते। You want to see pain? Swing by First Methodist Tuesday nights. See the guys with testicular cancer. That's pain. लेकिन जब वो सपोर्ट ग्रुप में जाता है तब वो उसी रात चैन की नींद सो पाता है, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम कुछ इनऑथेंटिक फील नहीं हुआ। इनका रॉ पेन देखकर नरेटर को अपने सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत छोटे लगने लगे, क्योंकि डेथ ही एक ऐसी चीज है जिसे सोसाइटी अब तक रैशनलाइज नहीं कर पाई। लेकिन नरेटर का ये इल्यूजन भी थोड़ी देर बाद ब्रेक हो जाता है जब वो उन सपोर्ट ग्रुप्स में मार्ला को देखता है। And she ruined everything. This is cancer, right? तो जब नरेटर मार्लो को हर जगह देखता है तब उसका ये इल्यूजन ब्रेक हो जाता है, क्योंकि अब वो सबकी ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करने लगता है और उसे ये चीज इंटरनलाइज होती है कि वो भी तो ये सारी चीजें फेक कर रहा है और उसकी नींद फिर से उड़ जाती है और लाइफ गोज ऑन, सिंगल सर्विंग फ्रेंड्स। और इसी बीच वो टाइलर से मिलता है जिसकी आइडियोलॉजी अपने नरेटर से बिल्कुल ऑपोजिट होती है। हमारे नरेटर को लगता है कि लाइफ परफेक्ट होनी चाहिए, सब कुछ कंफर्टेबल, फर्नीचर एंड ऑल। लेकिन टाइलर यहीं पर क्वेश्चन उठाता है कि तुम्हें अपनी लाइफ परफेक्ट क्यों करनी है और तुम्हें कंप्लीट क्यों बनना है। टाइलर को लगता है कि अगर सभी अपनी लाइफ परफेक्ट कर लेंगे तो इन द एंड सब एक ही जैसे हो जाएंगे, बोरिंग, और उसका घर भी बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। स्टार्टिंग में तो नरेटर उसे हेट करता है लेकिन उसे बाद में मजा आने लगता है और यही अनकंफर्टेबल से आइडिया आती है फाइट क्लब की। एंड इफ यू नोटिस कि फाइट क्लब में सब सर्विस सेक्टर से आते हैं, पिरामिड में सबसे नीचे, जो अपनी जॉब से बड़े इनसिक्योर है और वो थक चुके हैं प्रिटेंड कर करके कि वो भी लाइफ में खुश है और रिच है। तो सोचो, अगर आपके पास जॉब है और आपके पास पैसे भी है और आपको लगने वाली सभी जरूरतें ऑन पेपर आपके पास है, लेकिन फिर भी आप 3 बजे रात में उठ जाते हो, सो यू नो कि नरेटर को कैसे फील होता होगा उसी की लाइफ में, जैसे वो अल्टीमेट कंज्यूमर की तरह स्टार्ट करता है। Like so many others, I had become a slave to the IKEA nesting instinct. तो यहाँ पर उसे अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि इन चीजों से वो रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकता, जो कि सच भी है, और इन सब से एज सच कोई मीनिंग भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो कंज्यूमरिज्म उसका ये कंसर्न तो खत्म नहीं करता। उसकी लाइफ इसीलिए इतनी पोकड़ हॉलो फील होती है, क्योंकि कंज्यूमरिज्म का पॉइंट कभी कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना नहीं होता, लेकिन उसे सिर्फ स्टिमुलस करना है कि भाई इसके आगे की परचेस तो तुम्हें करनी ही होगी। और ये गैप फील करने के लिए आता है टाइलर विथ आइडिया ऑफ Gentlemen, welcome to Fight Club. जहाँ कोई हायरार्की नहीं होती, सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए भी फाइट करनी पड़ती है। और ये स्टेटस फाइट क्लब के मेंबर्स के लिए बहुत बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि
पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन ये बैड एस ब्लैक आई तो नहीं खरीद सकते। एंड द फैक्ट इज टाइलर को भी ये चीजें चाहिए थी, क्योंकि उसे भी पता था इन मेंबर के पास उनके भी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि इफेक्टिवली उनके कभी फादर थे ही नहीं। नॉट नेसेसरी उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, बल्कि मेटाफोरिकली उनके फादर फिगर नहीं थे जो कि उन्हें मेंटोर कर पाए कि पावर क्या होती है और उसे यूज कैसे करते। टाइलर यहाँ एक सॉल्यूशन के साथ आता है कि इस खालीपन को दूर करने के लिए वो फाइट क्लब के बाद सबको एक असाइनमेंट देता है जो कि कल्ट की तरह फील होता है, लेकिन वो उनको एक बिलोंगिंग भी देता है क्योंकि टाइलर को पता है कि वो सब उसे इम्प्रेस करने के लिए किस हद तक जा सकते। आयरॉनिकली टाइलर कंज्यूमरिज्म के अगेंस्ट था, लेकिन ये असाइनमेंट सिर्फ एक बदमाशी नहीं थी, लेकिन वो सिर्फ एक लॉयल्टी टेस्ट थी इन सबको एक डिसिप्लिन कल्ट में ट्रांसफॉर्म करने के लिए। टाइलर फ्रॉम द डे वन ये नहीं बताता कि जाओ क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उड़ा दो, बल्कि वो स्टार्ट करता है प्रैंक के नाम पर लोगों के लॉन्स खराब करना। लेकिन इन सारे मौकरी का डीप डाउन एक रीजन होता है, जैसे इन टेप्स को इरेज कर कर टाइलर ये बताना चाहता है कि वो इन कॉपी पेस्ट सिस्टम को कितनी इजीली डिसमेंटल किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही जल्दी एस्केलेट कर जाते इन छोटे मोटे प्रैंक से वेंटलाइजिंग प्रॉपर्टी। यह टाइलर हमेशा उनके ओल्ड सेल्फ को टारगेट करता है, जैसे वी आर रेज्ड बाय वुमेन्स और उसकी ये फेमस स्पीच, You're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. इसका एक बड़ा पर्टिकुलर रीजन था, वो उन सबको रेडिकल बनाना चाहता था, जैसे वो सब कोई रेवोल्यूशनरी थिंक कर रहे, और ऐसे ही वो सब तैयार हो जाते हैं प्रोजेक्ट मेहम के लिए। लेट्स गो। जैसे जैसे टाइलर का इन्फ्लुएंस इन ग्रुप्स में बढ़ता जाता है, वो सबको ले जाता है अपने अल्टीमेट प्लान की तरफ, जहां उन्हें कॉमन आइडेंटिटी दी जाती है स्पेस मंकी, और वो इस नोबल कॉज के लिए अपने सेल्फ को सैक्रिफाइस कर रहे। उसी के साथ टाइलर का ये एक डोमेस्टिक टेररिस्ट हब बन जाता है। फिर उनका फोकस हो जाता है इस कंज्यूमरिज्म के सिस्टम को जड़ से मिटाने पर, जहां उनको लगता है कि ये क्रेडिट कार्ड एक मॉडर्न स्लेवरी है, जहां लोग काम कर रहे हैं ना कि किसी मीनिंग के लिए, जहां उनका फोकस हो जाता है अपने कर्ज को चुकाने पर, और जिनके पास कर्जा नहीं है वो सिर्फ एक मैजिकल नंबर चेज कर रहे हैं अपने बैंक सो कॉल्ड बैंक बैलेंस के लिए। और ये बात टाइलर को बड़ी इरिटेट करती है। प्रोजेक्ट मेहम का गोल ही ये है कि वो सब बैंकिंग बिल्डिंग्स को उड़ा सकते हैं, जिससे सब बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा और ये सिस्टम रीसेट हो जाएगा। फिर सब प्री इंडस्ट्रियल एरा की तरह एक्सचेंज वैल्यू पर फोकस करेंगे, जहां जैसे हमने सोशियोलॉजी में देखा, ये मूवी उसी ऑर्डर में जाती है, लेकिन सिर्फ रिवर्स में, जहां हम मॉडर्न कंज्यूमरिज्म से स्टार्ट करते और ट्रांजिशन करते 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 प्री इंडस्ट्रियल एरा में चले जाते। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये आइडिया भले ही काम करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आइडिया सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि लोगों को भी अपने लाइफ में हायरार्की चाहिए होती है। इवन नरेटर को भी अपने लाइफ में हायरार्की चाहिए। और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस करती है, हम रियलाइज करते हैं कि टाइलर और नरेटर दोनों ही सेम पर्सन है। तो वो जो सारे मोनोलॉग्स हमने टाइलर से सुने, वो एक्चुअली में हमारा नरेटर ही दे रहा था, और इसीलिए वो सारे मोनोलॉग एक ही चीज की तरफ हिंट कर रहे थे, जो कि है लाइफ में मीनिंग के लिए डिजायर। एंड इन द एंड हमारा नरेटर भी रियलाइज करता है कि टाइलर भी कोई फ्रीडम नहीं बांट रहा, बल्कि उसका प्लान तो इन सब में बेकार है, और वो अपनी जान लगा देता है इस सब को रोकने के लिए। एंड व्हेन आई से जान लगा देता है, आई मीन इट। और ये मूवी आज भी इतनी कल्ट क्लासिक है क्योंकि ये हमारी बड़ी अनकंफर्टेबल रियलिटी के बारे में बात करती है कि हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हमें फिर भी फील होता है कि समथिंग इज ऑफ। और इसका सॉल्यूशन क्या है? परफेक्ट बनो, स्मार्ट बनो, ये प्रोडक्ट लो, वो प्रोडक्ट लो। इससे कुछ फिक्स नहीं होता, बल्कि फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती रहती है
कि सोसाइटी हमें गैस लाइट कर रही है कि बेटा ये कर लो, इसके बाद तो लाइफ सेट है। और ये बात हमने हमारे 10th में देखी, फिर 12th में, और फिर जेई, फिर जॉब। हम भी साइकिल में फंस चुके नरेटर की तरह। और हमें फिक्स करने के लिए किसी टाइलर की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें वो चीज ढूंढनी है जो इस मूवी के एंड में हमारे नरेटर को मिल जाता है, एक लाइफ में मीनिंग। I got you. Perfect. Sexy, sexy.